हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 3। ये जो बच्चों चैप्टर नंबर 5 लिखा हुआ है ये ओल्ड बुक का है, तो न्यू बुक में हमारा चैप्टर नंबर 3 चलेगा। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोल एंड पेट्रोलियम का मतलब बच्चों, कोल का मतलब कोयला और पेट्रोलियम तो पेट्रोलियम, जैसे कि हमारे व्हीकल्स में यूज़ होता है वो चीज़ है हमारी। ठीक है बच्चों, तो उसके बारे में हम और भी अच्छे से इस चैप्टर में डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर जाके इस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. इसमें बच्चों लिखा हुआ है कि हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं मतलब नीड्स, बेसिक नीड्स, आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं, नेचर में भी पाए जाते हैं बच्चों, प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं, और कुछ का निर्माण मानव प्रयोगों से होता है। ठीक है बच्चों, कुछ तो हमें नेचर से मिल जाते हैं और कुछ ह्यूमन एफर्ट्स मतलब जो मानव ने जो बनाया है, मानवीय प्रयासों से हमें वो मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो एक्टिविटी 5.1 हमारा मतलब 3.1 कौन सी एक्टिविटी बच्चों, ये 3.1 न्यू बुक में चैप्टर नंबर 3 है। ये ओल्ड बुक है इसलिए चैप्टर नंबर यहाँ पर 5 दिखाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है न्यू बुक के अकॉर्डिंग। तो देखो जी, एक्टिविटी 3.1 में मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। मतलब इस क्रियाकलाप में मतलब कि एक्टिविटी में 3.1 में बोला हुआ है कि बच्चों कि आपने अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानवीय निर्मित वर्गों में वर्गीकरण करिए। मतलब जो नेचर से मिला है और जो मैन मेड ने बना है उसको आपको नोटबुक में करना है। ठीक है बच्चों, तो आगे हम पढ़ते हैं। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। क्या इस सूची में वायु, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि ये सभी प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध होते हैं, जिस वजह से हम इनको क्या कहते हैं बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अगर आपने बच्चों हमारे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर नहीं पढ़ा रिसोर्सेज के बारे में, तो वो भी आप जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में है, वो भी आज जाके देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स, ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पर देखो बूझो कुछ सोच रहा है, कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं? जी बच्चों, हम ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब बच्चों इसमें बोला गया है क्या वायु और जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? क्या ये समाप्त हो सकते हैं? यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट वाटर इन क्लास 7th। आपने मतलब ये जो है जल के बारे में आप कक्षा 7वीं में ही पढ़ चुके हैं, क्लास 7th में। इज वाटर आर लिमिटलेस रिसोर्सेज। क्या जल एक असीमित संसाधन है? लिमिटलेस। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। मतलब बच्चों इसमें बोला गया प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता, मतलब प्रकृति में बहुत सारी अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज की, तो उससे दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। किस में बच्चों? एक फर्स्ट इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, एक सेकंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारा इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और ये हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। दिस रिसोर्सेज
are present in unlimited quantity in nature and are not likely to be exhausted by human activities. Example are sunlight and air. इनएग्जॉस्टिबल का मतलब बच्चों यहाँ पर है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षय प्राकृतिक संसाधन। तो इस लाइन में बोला हुआ है कि बच्चों ये जो संसाधन है प्रकृति में असीमित मात्रा में है, मतलब अनलिमिटेड है, ये अनलिमिटेड मात्रा में उपस्थित है और मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा ये समाप्त होने वाली नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे कि सनलाइट हो गया, सूर्य की रोशनी, और ये मतलब हवा या वायु। ठीक है बच्चों, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। अगला देखो, यो भी किसके द्वारा, मानवीय क्रियाओं के द्वारा नहीं हो सकता, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ये खत्म नहीं हो सकता। अगला हमारा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज और फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। बच्चों इसमें बोला कि एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। इसमें बोला हुआ है कि प्राकृतिक में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, मतलब लिमिट में है, ये खत्म भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, ये खत्म भी हो सकती है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। किसके द्वारा बच्चों, ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ये समाप्त हो सकता है। इन संसाधनों के उदाहरण वन हो गए, मतलब फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव हो गए, और मिनरल्स खनिज, और कोल पेट्रोलियम कोयला पेट्रोलियम, और नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस। ये सारे और भी सारी चीजें हैं जो लिमिट में है और वो खत्म भी हो सकती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आई हो, इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। ये क्वेश्चन आता है पेपरों में, डिफरेंस पूछा जाता है पेपरों में। तो इन एग्जॉस्टिबल का मतलब अनलिमिटेड, सनलाइट एंड एयर। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब बच्चों लिमिटेड है, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गए, कोल एंड पेट्रोलियम, ये लिख सकते हो आप। आगे देखो, एक्टिविटी हमारी दोबारा से आ जाती है 3.2 इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। ये कौन सी बच्चों ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब सामूहिक क्रियाकलाप है ये। टेक 3.2 में टेक सम कंटेनर, फिल दैम विद पॉपकॉर्न, पीनट रोस्टेड, ग्राम टॉफीज। मतलब कुछ पात्र लीजिए, इन्हें पॉपकॉर्न, मूंगफली, भुने हुए चने, टॉफियों से भर दे। डिवाइड स्टूडेंट इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच। अब जो ये जो विद्यार्थियों को 7 के समूह में बांट दीजिए, मतलब 7 स्टूडेंट हो जाने चाहिए हर एक ग्रुप में। ठीक है बच्चों, फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप कंटेनिंग 1, 2 एंड 4 स्टूडेंट। अब इन समूहों को 1, 2 और 4 विद्यार्थियों वालों उप समूह में बांट दीजिए। ठीक है बच्चों, लेबल दैम एज अ फर्स्ट, सेकेंड एंड अ थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। बच्चों इसमें बोला है उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में चिन्हित कर दीजिए। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। These subgroup represent the consumers. As population is growing, second and third generation have larger number of consumers. बच्चों इसमें जो जनसंख्या बताई गई है, मतलब ये जो दिखाया गया है, ये उपसमूह उपभोक्ताओं को निरूपित करता है। ये जो करता है, ये जो हमें दिखाया गया है, ये ग्रुप ये कंज्यूमर को दिखाता है। कंज्यूमर मतलब जो चीज़ें हम उपभोग कर रहे हैं, मतलब जैसे कि हम मार्केट से कुछ भी चीज़ें लेते हैं खाने के लिए, तो उसे हम खाते हैं, वो हम क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, उसे हम कंज्यूमर्स कहते हैं। एज अ पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। मतलब जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में भी उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। अब प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए। आस्क कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। अब इसमें क्या बोला गया बच्चों, पात्र रख दीजिए। इसमें हमने लिख दिया था पुट ऑन अ फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल, हमने पात्र रख दिया था। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसे ही करने को कहिए। विद्यार्थी से कहिए कि वह प्रत्येक पात्र में वस्तु की उपलब्धता को ध्यान से देखे। ठीक है बच्चों, देखे। सेकेंड जनरेशन फॉर ईच ग्रुप टू द सेम, आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर। उससे ध्यानपूर्वक देखिए। इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर
if something is left in the containers, ask third generation from each group to consume it. Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. Also observe if anything is still left in any of the containers. मतलब बच्चों इसमें बोला गया है कि अब इसमें बोला गया कि विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तु की उपलब्धता को ध्यान से देखें। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपयोग करने के लिए कहिए। अब अंतिम रूप से देखने के तीसरी पीढ़ी के सभी उपभोक्ताओं को खाने हेतु कुछ मिला है या नहीं मिला है। ये भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेष बच गया है। ठीक है बच्चों, मतलब क्या हुआ, इनमें तीन बनाए हमने जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। 3 जनरेशन बनाई। फर्स्ट जनरेशन को कुछ खाने के लिए दिया, सेकंड को भी वही दिया और थर्ड को भी वही दिया। मतलब जो फर्स्ट खाएगा, फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। ठीक है बच्चों, तो इसमें मतलब उल्टा भी मान के चल सकते हो या सीधा भी मान के चल सकते हो। तो फर्स्ट ग्रुप जो होगा वो थोड़ा कम खाएगा, सेकंड ग्रुप ज़्यादा खा लेगा और थर्ड ग्रुप को मिल नहीं पाएगा या थोड़ा बहुत ही मिल पाएगा। हमें इसमें एक्टिविटी में ये बताया गया है। आगे देखो, assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas। अब मान लीजिए कि पात्रों के खाद्य पदार्थ कोयले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं। अब मान लीजिए जो खाद्य पदार्थ था, ईटेबल कंटेनर था, उसके अंदर क्या था बच्चों, एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज थे जैसे कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ मैनी ग्रुप टू ग्रीडी। मतलब बच्चों बोला गया है कि क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकता है। इट मे बी डेट द अर्लियर जनरेशन इन द सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशंस एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम कि कुछ समूह में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इस अध्याय में इस चैप्टर में हम कोयले, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विषयों में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, दिस वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फोसिल्स। सो दीज आर ऑल नोन एज अ फोसिल फ्यूल्स। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। जो प्राणी जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वो मर जाते हैं तब उनसे ये चीज़ें निकलती है, जिससे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, मतलब फॉसिल फ्यूल्स हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स की हिंदी क्या हुआ बच्चों, जीवाश्म ईंधन, इसी को कहते हैं। जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किस में बच्चों, फॉसिल्स में। तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों, फॉसिल्स फ्यूल्स कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। हमने इसमें क्या क्या देखा, इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल को भी अच्छे से समझा, एक्टिविटी 3.1, 3.2 भी समझा और फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है उसके बारे में हमने अच्छे से समझा आएगा। और हाँ, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियोस का जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोल का मतलब बताया था बच्चों, कोयला। कोल का मतलब क्या होता है बच्चों, कोयला। You may have seen coal or heard about it figure 3.1। यहाँ पर बच्चों ये फिगर 5 बोल रखा है, हमारी ओल्ड बुक है तो ये 3.1 होगा। ठीक है बच्चों, 3.1 न्यू बुक में आप चेक कर लेना। तो फिगर 3.1, इट इज अ हार्ड एज स्टोन एंड इज अ ब्लैक इन कलर। इसमें बच्चों बोला हुआ है कि आपने कोयला देखा होगा और यह इसके बारे में भी सुना भी होगा। ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है, जैसे कि इस चित्र में दिखा रखा है बच्चों, ये हमारा क्या है, कोयला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड।
कुक फूड, खाने पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में से कोयला क्या है बच्चों, एक है। इससे हम खाना भी पका सकते हैं। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स to produce steam to run the engine. It is also used in a thermal power plant to produce electricity. Coal is also used as a fuel in various इंडस्ट्रीज। बच्चों इसका जो पहले तो क्या होता था, खाने बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता था। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों में भी किया जाता था। मतलब जो रेलवे जो पहले चलती थी ना ट्रेनें, वो किसके द्वारा चलती थी बच्चों, कोयले के द्वारा चलती थी, कोल के द्वारा चलती थी, कोल इंजनों के द्वारा। ठीक है बच्चों, रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था इनका कोयले का इस्तेमाल। इसका उपयोग तापीय शक्तियां मतलब थर्मल पावर, तापीय शक्तियों संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करते हुए भी किया जाता था। ठीक है बच्चों, और कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में भी ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई होगी कि कोयले का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं स्टोरी ऑफ कोल के बारे में। आप समझते हैं किसके बारे में बच्चों, स्टोरी ऑफ कोल, मतलब अब कोयले की कहानी समझेंगे। पहली कुछ सोच रही है, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। मतलब इसने बोला कि कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और ये कैसे बनता है, कोयला कहाँ से मिलता है और ये कैसे बनता है, इसके बारे में इसने क्वेश्चन पूछा। तो इसी का आंसर हमारे को इस पैरा में दे रखा है। देखो पढ़ो बच्चों। About 300 million years ago, the Earth had dense forest in low-lying wetland areas. लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घन वने थे। मतलब घन जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही घने थे। ठीक है बच्चों, घने थे। और forest in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. अब बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों को कारण, जैसे कि बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए थे। पहले क्या था, 300 मिलियन पहले बहुत ही घने जंगल हुआ करते थे। तो बाढ़ के कारण क्या हुआ, ये बाढ़ के कारण ये जो पेड़ पौधे वो जमीन के नीचे चले गए। एज मोर सॉइल डिपोजिट ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड। अब जैसे जैसे मतलब ये जो हुआ, ये इनके ऊपर और मृदा आने लग गई और जम गई और ताप भी बढ़ता गया। क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये क्या होने लग गया, कंप्रेस्ड होने लग गया, मतलब संपीड़ित होने लग गया। यहाँ पर टेम्परेचर भी दे रखा है, द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। अब इसमें बोला कि जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। ठीक है बच्चों, टेम्परेचर भी बढ़ता गया। आगे देखो। Under high pressure and high temperature, dead plant got slowly converted to coal. उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन होने लगे। मतलब इतने साल, मतलब 300 मिलियन साल पहले जो घने जंगल थे वो बाढ़ के कारण पेड़ मिट्टी के नीचे आ गए, उनके ऊपर प्रेशर लगा, कंप्रेस्ड हुआ, उनका टेम्परेचर बढ़ता गया, फिर वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए बच्चों, कोल में कन्वर्ट हो गए, कोयले में बन गई वो। एज कोल कंटेन मैनी कार्बन, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। मतलब बच्चों क्या बोला इसमें, कार्बोनाइजेशन। मतलब कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। आप तो ये तो पता ही होगा कि कोयले में क्या पाया जाता है बच्चों, कार्बन मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, होता है ये। अब आगे क्या लिखा है इसमें, मृत जीवी, मतलब क्या, डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्ट। अब ये जो मृत वनस्पति है कि धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोनाइजेशन। मतलब हिंदी में बोला जाए तो कार्बनीकरण। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना हुआ है, वनस्पति के अवशेषों से, रिमेन ऑफ वेजिटेशन से। ठीक है बच्चों, और ये अतः कोयले को हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। अ कोल माइन इज शोन इन अ फिगर 3.2। आगे देखते हैं बच्चों। When heated in air,
कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मैनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसमें बोला हुआ है कि बच्चों कि अब जैसे कि कोयले को जब जलाते हैं, कोयले को जब बर्न करते हैं, मतलब वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है, वायु में गर्म करने पर क्या होता है बच्चों, कोयला जलता है, और मुख्य रूप से उसे कोयले से क्या निकलता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज कॉक, कोयल, कोल तार एंड कोल गैस। अब इसमें क्या लिखा बच्चों, उद्योगों में कोयले के प्रक्रम द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, कुछ उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि कोक, कोल मतलब कोयला हो गया, और कोल तार पूरा था ये बच्चों, ये कोल तार, कोल तार मतलब कोल तार हमारा हो गया, और कोयल गैस मतलब कोयला गैस। ये सारी चीजें इंडस्ट्री में उद्योगों के प्रक्रम द्वारा उपयोग उत्पादन द्वारा मतलब उत्पादन द्वारा प्राप्त हमें होता है। कौन कौन सी चीजें बच्चों, कोक, कोल तार एंड कोल गैस, तीन चीजें। सबसे पहले हम समझते हैं ये कोक क्या है। ठीक है बच्चों, ये कोक है क्या, तो कोक, कोक की हिंदी बच्चों कोक ही होगी। ठीक है, आगे बढ़ो। इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये क्या बच्चों, ये कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण मतलब मैन्युफैक्चर होता है ये, औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है ये। ठीक है बच्चों, आगे देखो कोलतार क्या है। कोलतार, कोलतार को कोलतारी कहेंगे बच्चों इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड, इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड, 5 की जगह 3, तो इट इज अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। ये एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है कोलतार। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, मतलब ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। क्या होता है बच्चों, ये मिश्रण होता है। Products obtained from coal tar are used as a starting material for manufacturing various substances used in everyday life and in an industry like synthetic dyes, drugs, explosive, perfumes, plastic, paints, photographic materials, roofing materials, etc. मतलब बच्चों कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों, जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि संश्लेषित रंग मतलब डाई करने के लिए, सिंथेटिक डाई करने के लिए, ड्रग्स हो गया मतलब औषधि, विस्फोटक एक्सप्लोसिव हो गया हमारा, सुगंध हो गया, प्लास्टिक पेंट हो गया, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री हो गया, मटेरियल हो गया आदि में सब में इस समय काम आता है ये कोलतार। इंटरेस्टिंगली नेफेथिलीन बॉल्स यूज टू रेपल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोलतार। अब इसमें बोला कि रोचक तथ्य यह है कि मोथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। जो नेफ्थलीन की जो गोलियां देखते हो बच्चों, वो उसमें क्या होती है, ये कोलतार ही मिला हुआ होता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। दिस डे बिटुमन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ कोलतार फॉर मेटलिंग द रोड्स। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमन का प्रयोग किया जाता है। किसका बच्चों, बिटुमन का प्रयोग करा जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कोल गैस के बारे में। कोल गैस मतलब कोयला गैस। कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक। कोयले के प्रक्रम द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। इट इज यूज्ड as a fuel in many industries situated near the coal processing plants।
अब ये कोयला प्रक्रम संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है, कोल गैस। ठीक है बच्चों, इसमें नीले येलो पोर्शन में क्या लिखा था उसको भी पढ़ लेते हैं। देखो, कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820। Nowadays it is used as a sources of heat rather than light। मतलब बच्चों इसमें बोला गया है कि लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। किसकी सोर्स में बच्चों? हीट की सोर्स में, रेदर देन लाइट के वजह से, मतलब लाइट के अलावा किसका इस्तेमाल होता है? हीट के लिए, कोल गैस का। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये स्टोरी ऑफ कोल समझ में आई होगी और इसके कोल तार और कोल गैस के बारे में भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेट्रोलियम 3.2 पेट्रोलियम। ठीक है बच्चों, तो you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars। आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहनों जैसे कि हो गया हमारा हल्के स्वचालित वाहनों जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया या स्कूटर हो गया या कार हो गया, इन सब में होता है। हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक एंड ट्रैक्टर रन ऑन डीजल। जो भारी भरकम वाली जो वाहनें होती है जैसे कि ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, उसमें क्या लगता है बच्चों? डीजल लगता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। अब ये जो चीज़ है, ये ईंधन मतलब जो पेट्रोल है और ये डीजल है, कहाँ से ऑब्टेन होता है? ये नेचुरल रिसोर्सेज है, कहाँ से ऑब्टेन होता है? इसी चीज़ को हम कहते हैं, ये जो नेचुरल रिसोर्स से ऑब्टेन होता है, इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों? पेट्रोलियम कहते हैं। मतलब ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, ये जो पेट्रोल और डीजल है। ठीक है बच्चों, कहाँ से प्राप्त होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज से। उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? पेट्रोलियम कहते हैं। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेट्रा means rock and olim means oil as it is a mined from between the rocks under earth as a shown in figure 3.4। अब बच्चों इसमें बोला गया है, यहाँ पर 5.4 लिखा, बट यहाँ पर आप 3.4 देखना, न्यू बुक में 3.4 लिखा होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बच्चों बोला गया है कि पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा मीन्स पहाड़ मतलब चट्टान, एवं ओलियम मतलब ओलियम का मतलब होता है तेल। ओलियम का मतलब क्या होता है बच्चों? तेल से हुई है, क्योंकि ये जमीन के नीचे के चट्टानों के माध्यम से निकाला जाता है। ठीक है, जो आप 3.4 फिगर में देख सकते हो, जैसे कि इस वाले फिगर में दे रखा है। ठीक है बच्चों, सेम ही इस फिगर में। तो आगे पढ़ते हैं हम। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड? क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? देखते हैं। पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। एज दिस ऑर्गेनिजम्स डेड, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay। जब ये जीव मृत मतलब जो मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए हैं और फिर रेत तथा मिट्टी के तहों द्वारा ढक गए हैं ये। ठीक है बच्चों, ये ढके गए हैं। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, एब्सेंस ऑफ एयर, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas। इसमें क्या हुआ बच्चों कि
ये जो ढके हुए थे, अब ये जो मिट्टी के अंदर जो दब गए थे, ये लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, मतलब वहां पर वायु नहीं पहुंच पाया, एयर नहीं आ पाया, तो उच्च ताप से, मतलब हाई टेम्परेचर से और हाई प्रेशर से, उच्च दाब से भी ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तन कर दिया। ठीक है बच्चों, लुक एट फिगर 3.4 it show the deposits of petroleum and natural gas. You see that the layer containing petroleum, oil and gas is above that of water. Why is it so? Recall that oil and gas are lighter than water and do not mix with it. अब बच्चों चित्र हमारा को अभी हमने आपको दिखाया था 3.4 में, ये दिखा रखा है कि जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है। ये जो चित्र हमने आपको दिखाया, अभी दोबारा दिखाएंगे। ये जो चित्र दिखाया जा रहा है, ये किसका दिखाया जा रहा है बच्चों? प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडारों को दर्शाता है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते। आप भी ये घर पर देख सकते हो, जैसे कि पानी लीजिएगा और तेल लीजिएगा तो तेल कभी भी मिक्स नहीं होगा, तेल उसके ऊपर ही रहेगा, पानी नीचे रहेगा। ठीक है बच्चों, देखो इस प्रकार से फिगर बनाई रखी है। ये देखो, ये हमारा वेल है, मतलब कुआं है, ये गैस उसके ऊपर, फिर उसके नीचे ऑयल, फिर उसके नीचे क्या है बच्चों? वाटर है। तो वाटर सबसे नीचे होगा, फिर उसके ऊपर ऑयल होगा, फिर उसके ऊपर क्या होगा बच्चों? गैस होगा। ठीक है, यहां से निकलेगा ये कुएं से। आगे देखो येलो पोर्शन वाला पढ़ते हैं। The world's first oil well was drilled in यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों? पेनिसिल्वेनिया USA in 1859. 8 years later in 1857 oil was struck in Makum in Assam. In India oil is found in Assam, Gujarat, Mumbai, High and in the river basin of Godavari and कृष्णा। मतलब विश्व का जो पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया मतलब अमेरिका में 1859 में प्रवेदित किया गया था। 8 साल बाद, मतलब 8 years later, 8 साल बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात और बॉम्बे हाई जैसे गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखो इसमें। अब रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसका मतलब बच्चों क्या है? पेट्रोलियम का परिष्करण करना, मतलब रिफाइन करना। अब हमने इसमें से पेट्रोल निकालेंगे नीचे से, अंडरग्राउंड से, तो उसके साथ क्या होगा बच्चों? जरूरी नहीं है पेट्रोल ही बिल्कुल निकल के आ जाए, उसके साथ कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज चीज भी आती है जिसके उसको अलग करना पड़ता है, तो उसी चीज को हम रिफाइन करेंगे। ठीक है बच्चों, पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयल लिक्विड। पेट्रोलियम क्या है? गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है ये। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑडर, मतलब इसकी गंध अप्रिय होती है, उसकी सुगंध बहुत ही गंदी होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। मतलब ये विभिन्न संगठनों जैसे कि पेट्रोलियम गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, स्नेह तेल मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल जिसे हम कहते हैं स्नेहक तेल, और पैराफिन मोम हो गया, पैराफिन मोम मतलब वैक्स को मोम कहते हैं, आदि ये सारी चीजें। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in a petroleum refinery. मतलब बच्चों इसमें बोला गया कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों या प्रभाजों, मतलब विभिन्न संगठनों, मतलब जो मिले हुए थे इतने सारे संगठन, पेट्रोलियम गैस हो गया हमारा, और डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, लुब्रिकेट ऑयल हो गया, और पैराफिन वैक्स हो गया, ये सारी चीज़ें मिली होती है। तो उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या कहते हैं? इसको मतलब पृथक करने के लिए, अलग करने का प्रक्रम क्या कहलाता है बच्चों? परिष्करण कहलाता है, मतलब रिफाइनिंग
कहलाता है। ये कार्य इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी, मतलब यही कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, पेट्रोलियम रिफाइनरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, आप ये फिगर दे रखा है 3.5 हमें यहाँ पर बना रखा है पेट्रोलियम रिफाइनरी। यहाँ पर ये चित्र बना रखा है बच्चों, देखो इस प्रकार से चित्र बना रखा है पेट्रोलियम रिफाइनरी। आगे देखो, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। 5.1 में भी हमें बता रखा है कि ये रहा हमारा टेबल 5.1 का। ठीक है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड यूजेस, पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म मीन्स एलपीजी। एलपीजी हमारे घरों में भी इस्तेमाल होता है, फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, इसके इंडस्ट्री में भी होता है। पेट्रोल का मोटर फ्यूल्स, एविएशन फ्यूल्स, सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग के लिए, केरोसिन का स्टोव जलाने के लिए, लैंप्स के लिए होता है और एयरक्राफ्ट के लिए भी होता है। डीजल हैवी मोटर व्हीकल्स में होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता है। लुब्रिकेंट ऑयल लुब्रिकेशन में होता है, किस में होता है बच्चों, लुब्रिकेशन में होता है। आगे देखो, पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट, कैंडल्स, वैसलीन एक्सेट्रा, जो कैंडल्स बनाए जाते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। बिटुमेन, पेंट, रोड सरफेसिंग, मतलब जो पेंट करना, जो सड़क निर्माणों में इस्तेमाल होता है, ये सबका इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें येलो पोर्शन भी पढ़ लेते हैं। येलो पोर्शन देखो ना बच्चों, many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as a petrochemicals. These are used in a manufacture of detergent, fibers, polyesters, nylon, acrylic, etc. Polythene and other man-made plastics. Hydrogen gas obtained from natural gas is used in the production of fertilizers. Urea. Due to its great commercially importance, petroleum is also called black गोल्ड। मतलब बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि इसमें बताया गया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें हम पेट्रो रसायन, मतलब पेट्रोकेमिकल बोला ना बच्चों, तो पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे हो गया, जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, नाइलॉन और एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों के उत्पादन हेतु किया जाता है, मतलब जैसे कि यूरिया, फर्टिलाइजर्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है बच्चों। इसका इस्तेमाल होता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को हम काला सोना भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसका ग्रेट कमर्शियली इंपॉर्टेंस है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बच्चों, ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेचुरल गैस का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है प्राकृतिक गैस। ठीक है बच्चों, नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। अब ये प्राकृतिक गैस मतलब नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका जो परिवहन है मतलब ट्रांसपोर्ट है पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। किसके बच्चों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सीएनजी कहते हैं। सीएनजी इज यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। सीएनजी का इस्तेमाल कहाँ होता है बच्चों, उसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड as fuel for transport vehicles because it is a less polluting। अब बच्चों इसका मतलब क्या है, अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूषण करानी या एक स्वच्छ ईंधन है। मतलब इसमें जो हम वाहनों में इस्तेमाल करते हैं सीएनजी का इस्तेमाल, तो इसमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये ज़्यादा पोल्यूशन इसमें नहीं होता, एक तरह का ये स्वच्छ ईंधन है। क्या बच्चों, ये क्लीनर फ्यूल है, ये इट इज़ अ क्लीनर फ्यूल।
The great advantages of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes. सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है और जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है और इसकी ये जो आपूर्ति है ये पाइपों द्वारा हो सकती है. Such a network of pipelines exists in Vadodara, Gujarat, and some parts of Delhi and other places. पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ोदरा मतलब गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध है. Natural gas is also used as a starting material for the manufacture of number of chemicals and fertilizers. India has vast reserve of natural gas. In our country, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the Krishna Godavari Delta. मतलब बच्चों प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों मतलब केमिकल और फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है. भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है, बहुत ही भंडार है. कहां पर है ये बच्चों? हमारे देश में प्राकृतिक गैस जैसे कि त्रिपुरा हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में भी पाया जाता है. ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं. अब बूझो कुछ सोच रहा है, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो पहली आंसर देती है नो. Their formation is a very slow process and condition for their formation cannot be created in the laboratory. मतलब नहीं ये लेबोरेटरी में नहीं बना सकते. नहीं, इनका बनना एक बहुत ही क्या बच्चों धीमी प्रोसेस है, मतलब वेरी स्लो प्रोसेस है, धीमी प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती. ठीक है बच्चों, तो आगे पढ़ते हैं इसका हम. आगे देखो बच्चों, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. इसका मतलब बच्चों क्या है? कुछ प्राकृतिक संसाधन क्या है बच्चों? सीमित है. यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल. हमने बच्चों पहले पार्ट में हमने पढ़ा था एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो उसी बारे में बातें यहाँ पर बताई गई है. लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एंड एक्सेट्रा. मतलब आपने इस अध्ययन के प्रथम प्रारंभ में पढ़ा था, मतलब प्रथम पार्ट में आपने पढ़ा था कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, वन हो गया, खनिज हो गए, समाप्त होने वाले होते हैं ये. ठीक है बच्चों, मतलब इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं. यू नो दैट कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स. आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स है. इट इज रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स. मृत जीवों के ईंधन के में परिवर्तन के लाखों वर्ष का समय लग जाता है. ठीक है बच्चों, इनमें के बहुत साल लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं ये इनमें कन्वर्ट करने के लिए, फ्यूल्स बनने में. ऑन द अदर हैंड the non-reserve of this will last only a few hundred years. अब दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्ष और चलने वाले हैं, Moreover, burning of these fuels is a major cause of air pollution. अब इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण का भी बच्चों बहुत ही प्रमुख कारण है. ठीक है बच्चों, इन्हीं के कारण क्या होता है? वायु प्रदूषण भी होता है. देयर यूज इज ऑल्सो लिंक टू ग्लोबल वार्मिंग. इनका संबंध विश्व उष्णन से भी है, ग्लोबल वार्मिंग. अब देखो बच्चों, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी होने लग जाती है ना,
बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो किसके कारण हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही है। वो किसके कारण हो रही है? एयर पोल्यूशन के कारण। मेनली अगर एयर पोल्यूशन है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बच्चों बढ़ेगा, कहीं कहीं तो 50 डिग्री सेल्सियस से भी आगे बढ़ जाता है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही है। इट इज़ therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary। absolutely बच्चों necessary, अतः ये आवश्यक है कि हम ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक हो, मतलब बहुत ही जरूरी हो, तभी हम इसका इस्तेमाल करें। दिस विल रिजल्ट इन बेटर इन्वायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी ऑफ अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या लिखेंगे? पर्यावरण बेहतर हो जाएगा, विश्व मतलब जो वर्ल्ड है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो थोड़ा सा कम खतरा रहेगा और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहेगी। आगे देखो, In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advises people how to save petrol, diesel while driving. Their tips are, मतलब भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ बनाया गया। कौन सा बच्चों? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA। इन्होंने एक संघ बनाया, लोगों को सलाह देते हैं कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल और डीजल बचाए। उनके गुर हैं हमारे, मतलब कुछ टिप्स दे रखे हैं। देखो, ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो गाड़ी समान और माध्यम गति से ही चलाइए। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, मतलब यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो, गाड़ी का इंजन क्या कर दो बच्चों? बंद कर दो। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। एंश्योर करेक्ट टायर्स प्रेशर, मतलब टायरों का दाब सही रखिए, मतलब हवा कम ना होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स, और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। ठीक है बच्चों, मतलब इंश्योरेंस, मेंटेनेंस सब कुछ करवाइए उसमें। ठीक है, ये व्हीकल्स में। तो ये चैप्टर हमारा जो ये कोल एंड पेट्रोलियम का है, ये यहीं तक कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं। वट यू हैव लर्नड का मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है? आपने क्या सीखा। जो हमने एक कोल एंड पेट्रोलियम का जो चैप्टर पढ़ा, तो इससे आपने क्या समझा उसके बारे में देखते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स। हमने देखा कि बच्चों कोल और मतलब कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मतलब प्राकृतिक गैस, ये हमारा क्या है बच्चों? जीवाश्म ईंधन है, मतलब फॉसिल फ्यूल्स है। Fossil fuels were informed from the dead remains of living organism millions of year ago। मतलब ये जो फॉसिल फ्यूल्स है, मतलब जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत, जब सजीव जो होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो जब मर जाते हैं, डेड रिमेन्स हो जाते हैं, जब मर जाते हैं तो उनको लाखों वर्षों पूर्व होना, मतलब उनका जो अवशेष है, अवशेषों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था ये सब। ठीक है बच्चों, मतलब जैसे कि कोई एनिमल्स है, अगर वो मर जाता है, जमीन के नीचे चला जाता है वो, और हजारों साल या मतलब लाखों वर्ष लग जाता है उसको किस में कन्वर्ट होने के लिए, क्या बनने के लिए बच्चों? फॉसिल फ्यूल्स बनने के लिए। फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं। जैसे कि बच्चों कोल, पेट्रोलियम, ये कभी भी खत्म हो सकता है। कोल tar एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल, मतलब जैसे कोक हो गया, कोल tar हो गया और कोल गैस हो गया, ये सारे किसके प्रोडक्ट है बच्चों? कोल के, मतलब ये सारे कोयले के प्रोडक्ट हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। मतलब बच्चों इसमें बोला गया है कि जो पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम डीजल और मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम और स्नेहक तेल मतलब लुब्रिकेटिंग ऑयल और आदि प्राप्त होते हैं इन सब से। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी शुड यूज देम जुडिशियसली,
मतलब बच्चों कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन मतलब क्या बच्चों सीमित है ये, हमें इनका नियोजित उपयोग करना चाहिए, मतलब सही से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमें बताया जाता है जैसे कि ट्रैफिक होती है तो हमें अपना बाइक का जो भी है वो बंद कर देना चाहिए। ठीक है बच्चों, जब भी ट्रैफिक होता है हमें वाटर का भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हमें उनका कभी भी वेस्टेज नहीं करना चाहिए, आने वाले फ्यूचर में भी काम आता है, जिसे हम सस्टेनेबल रिसोर्सेज भी हम कहेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिसोर्सेज के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो इस चैप्टर को जरूर आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम की वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, बस हमारा आज यहीं तक था वीडियो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया ये व्हाट यू हैव लर्नड क्या है, किससे क्या समझे आप, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना बच्चों। ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना। तो